मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो गुड़गांव की एक बहुत जानी मानी शख्सियत है और एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं और काफी सम्मानित व्यक्ति हैं। ये श्री दिनेश कटारिया जी। दिनेश कटारिया जी का नाम गुड़गांव के अंदर किसी परिचय का मोहताज नहीं है, हर कोई इनकी शख्सियत के बारे में जानता है। तो आज इन्होंने जो अपने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने चैनल पर इनका स्वागत करते हैं। कटारिया साहब, आपका भारत लिंक चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। भारत लिंक की टीम आज मेरे पास पहुंची, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। जी जी जी। और रही इतने बड़े बड़े शब्दों वाले हिसाब से मैं आदमी नहीं हूं, मैं एक साधारण सा व्यक्ति और साधारण परिवार में जन्मा। जी जी जी। एक साधारण, जितना संभव हो सके मैं समाज की सेवा करने की अपनी ये तो यथाशक्ति आपका बड़पन है सर, क्योंकि समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, समाज के लिए आपने अपने जीवन को लगा रखा है और फिर भी आप ये कह रहे हैं कि मैं तो एक मामूली सा आदमी हूँ, तो यही आपके बड़पन को दिखाता है। क्या, चलिए सर। तो कटारिया साहब, देखो, मैं तो आपको जानता हूँ और गुड़गांव वाले भी जानते हैं, लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो गुड़गांव और हरियाणा से बाहर के भी हैं। तो मैं थोड़ा सा उनकी तरफ से आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं कि सर कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली और कहाँ आपने काम शुरू किया। जी। मैं दिनेश कटारिया, मेरा जन्म गुड़गांव गांव में 1 जनवरी 1968। जी। हमारा एक महलवाड़ा करके नाम हमारे परिवार का है जी। जिसको महल बोलते हैं। वहां मेरा जन्म मेरे परिवार में आखिरी था। मेरे बाद वहां हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति जन्म नहीं लिया। जी जी जी। आप काम क्या करते हैं सर? फिलहाल तो कोई ऐसा विशेष काम अब नहीं रहा है। बाकी शुरू में मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर जी गुड़गांव में खोला था। दूसरे या तीसरे नंबर का मेरा ट्रेनिंग सेंटर रहा गुड़गांव में। जी। LML की एजेंसी भी मैंने लिया। जी जी जी। फिर एक ग्लोबल फ्रेग्रेंसेस करके मैं परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमारी रही। वी वर द सोल मैन्युफैक्चरर फॉर द रिबॉक डिओड्रेंट प्रोडक्ट। अरे वाह, बहुत बढ़िया सर। जी जी जी। अच्छा सर, आजकल आप बहुत सी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा कि किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं और क्यों जुड़े हैं इन संस्थाओं से? मैं जाट कल्याण सभा गुरुग्राम फाउंडर मेंबर रहा हूं जी। और अपनी कौम के लिए मैं कुछ कर पाऊं जी, ऐसा सोचना, ऐसी सोच के साथ मैं उन संस्थाओं से जुड़ा था। और तत्पश्चात एक चौधरी छोटू राम कल्चरल एंड एजुकेशनल सोसाइटी झाड़सा का भी जन्म हुआ, उसका भी मैं फाउंडर मेंबर रहा हूं। और शुरू से ही जितना संभव, यथासंभव हो सके, मैं अपनी सेवाएं उनमें देता रहता हूं। जी 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 जी। बहुत बढ़िया सर। क्यों जुड़े हुए हैं आप इन संस्थाओं के साथ और इसमें क्या रोल है कर रहे हैं आप? इसमें दोनों संस्थाओं में पहले तो स्मारिका प्रकाशित होती थी, तो मेरा जैसा कंप्यूटर का काम रहा, ट्रेनिंग सेंटर का भी, बाद में मैंने DTP का भी काम स्टार्ट किया। तो उन दोनों की पत्रिकाओं को छपवाने का काम मेरे यहाँ से होता था, जिसमें सभी पदाधिकारी दोनों संस्थाओं के मेरे यहाँ उनका आना जाना लगातार रहता था। और इन संस्थाओं के माध्यम से समाज का भला हो सके, कुछ उसमें अपनी नाम की आहुति जितनी भी संभव हो सकती थी मैं डालता रहता था। लेकिन सर, इतने एक्टिव होकर भी आपने पद क्यों नहीं लिया आज तक? अगर आप चाहते तो आप प्रधान बन सकते थे, जनरल सेक्रेटरी बन सकते थे, फिर क्यों नहीं ये पद लिया आपने? पद का ऐसा है दलाल साहब कि मैं कोई भी कार्य करूं उसमें किसी तरह की बेईमानी मैं करूं, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे स्वभाव उसको ग्रहण करेगा। कोई भी मैं पद लूंगा तो उसके साथ साथ जिम्मेदारियां आएंगी और उसमें बाध्यताएं हैं। मेरे जैसे आदमी के लिए तो बाध्यताएं हैं कि भाई जो समय उसमें निर्धारित हो गया उसी समय या उससे भी पहले जाके और पूरा काम मैं अपने उसमें करूं। जो मेरे निजी पारिवारिक या मेरे रिश्तेदारों के कुछ काम होते हैं
उनका और संस्थाओं के काम में कोई टकराव हो, उसको ऐसा मैं नहीं चाहता कि भाई उसके कारण मेरा पारिवारिक काम या मेरे रिश्तेदारों का काम रुके। इसलिए मैं थोड़ा सा पद लेने से हिचकिचाता हूँ कि जितना हो सके मैं अपने बिना पद के ही काम करता रहूं, बस ऐसा मेरी सोच। सर एक बार बताइए, आप जैसे लोग ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जाट कम्युनिटी के अंदर जो जाट कम्युनिटी के पुरोधा रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, उनका सम्मान आजकल बहुत कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्या वजह है इसकी? वजह तो हम स्वयं हैं इसमें। हाँ। कि हमारे जो पूर्वज रहे जी, वो एक तरह से समाज की धुरी के रूप में रहे जी। पूरा समाज उनके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आता था। लेकिन समय बीतता गया और कुछ सामाजिक व्यवस्थाएं भी बदली, जिनके अनुरूप शायद हम नहीं बदल पाए। मतलब मूल्य भी कम हो गए, कहने का मतलब ये है? मूल्यों का तो बस पतन सही हो गया है लगभग। अब मूल्य तो मात्र बातों में करने का विषय रह गया, धारण करने का विषय शायद अब दूर दूर तक नहीं लगता किसी ने। सर इसी सवाल पर मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, अगर मूल्य नहीं रहे तो मूल्यहीन व्यक्तियों को ऐसी संस्थाओं के प्रधान पद की या महत्वपूर्ण पदों की कैसी जिम्मेदारी दे दी जाती है? देखिए, अब तो समाज में इसमें ये कड़वी सच्चाई है कि जितना मूल्यहीन आदमी है वही उतना ऊपर जाके बैठा हुआ है। ये एक कड़वी सच्चाई है जो कई व्यक्तियों को ये चुभ भी सकती है ये बात, लेकिन है कड़वी सच्ची बात है। कम से कम उनको ऐसे पदों पर तो ना बैठाए ना सर, जिनको जो जबान का मतलब नहीं जानते, जो मूल्यों का मतलब नहीं जानते, जो वचन का मतलब नहीं जानते, ऐसे लोगों को प्रधान बना दिया जाता है या जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। दलाल साहब जी, सही आदमी का तो आज के दिन सही आदमी भी नहीं है। हाँ। उसका उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मान लो मैंने उधार ले रखा है एक शरीफ आदमी से, एक ठीक ठाक आदमी से और एक बदमाश आदमी से, और मेरे पास पैसों की कमी है और पैसे कहीं से आ जाएंगे तो मैं पहले बदमाश को निपटाऊंगा, उसके बाद ठीक ठाक आदमी वाले को, और जो शरीफ वाला है उसको सबसे बाद में निपटाऊंगा कि वो तो रुक जाएगा। या हो सकता है टरका दे उसको। नहीं, टरकाने का तो स्वभाव में नहीं है, तो टरकाएंगे तो नहीं, लेकिन प्राथमिकता जो दुर्व्यवहार करने वाला दुराचारी है उसके प्राथमिकता रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन सही आदमी का सही आदमी भी नहीं है, तो कैसे बात ऊपर शीर्ष पे कैसे पहुंच पाएगा सही आदमी? सर ये बात है आज की। भविष्य के कैसे समाज की कल्पना करते हैं आप? कैसा समाज होगा भविष्य में? भविष्य का तो सोच के भी डर लगता है दलाल साहब, क्योंकि ये बिल्कुल समाज इस तरह से हो गया जैसे पतंग, कोई कटी पतंग, कोई किसी के हाथ में नहीं है, सब बहता हुआ जा रहा है, मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलती हुई चीजें दिखाई आभास हो रही है। तो सर हमारी पीढ़ी कहाँ जाए जो मूल्यों की कदर करती है? अब कहाँ तो क्या बताएं, थोड़ा इस में करना तो दूर की बात रही, आज के दिन तो कहाँ जाए ये तो आज आप इस प्लेटफॉर्म पे पूछ रहे हो, अन्यथा इस पे तो कोई मंथन और चिंतन करने की भी आवश्यकता नहीं समझ रहा। केवल और केवल धन की अर्जन कैसे करें, ताकत की प्राप्ति कैसे करें, सिर्फ और सिर्फ इसी उसमें सारा समाज ऐसा लगता है कि अंधी दौड़ में भागता हुआ नजर आ रहा है। सर अगर हम इसी बात की कल्पना करें, मूल्यों की वैल्यू को अगर हम समझते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में हमारी पीढ़ी सबसे ज्यादा डरपोक रही है? पहले तो हम संस्कारों के नाम से माँ बाप से डरे, फिर जब जवान हुए या और उम्र हुई तो इज्जत के नाम से समाज से डरे, हम सामाजिकता के नाम से समाज से डरे, और आज हमारे बच्चे हमारी इंसल्ट ना कर दें इसलिए इज्जत के नाम से कि लोग क्या कहेंगे, किसको पता ना चल जाए घर की बात, उससे आजकल हम अपने बच्चों से डर रहे हैं। तो हमारी पीढ़ी कहाँ जाएगी ऐसे उसमें? आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं।
और समय हमने वो भी देखा है जब हमारा गांव और गुहान वो एक दुनिया होती थी हमारे लिए। अब वो गांव और गुहान और इवन प्रदेश की भी लिमिट खत्म होके देश विदेश सारे अब आज वास्तविक रूप में पूरी दुनिया एक हो गई है। पहले वो अलग अलग दुनिया होती थी कि भाई ये एक दुनिया है, बस उसको बाहर अमेरिका में क्या हो रहा है, क्या इंग्लैंड में हो रहा है, उन चीजों का पता ही नहीं होता था। ना उनसे नहीं पता था तो सरोकार भी क्या होता था। आज तो बिल क्लिंटन या बिडेन को अगर छींक आती है तो 5 मिनट बाद खबर आके और पता चल जाता है कि उसको तो जुकाम हो गया, ये हो गया। मतलब वो दिमाग में घुसती हैं चीजें, तो दूसरी चीजों के लिए दिमाग में जगह भी कम बचती है अब, क्योंकि उसी में उलझा रहता है आदमी। चलिए सर, ये एक ऐसी बात है जिनका कोई अंत नहीं है, कहीं तक भी हम इनके ऊपर डिस्कस कर, रिजल्ट कुछ आना नहीं। चलिए छोड़िए इन चीजों को। आप ये बताइए, आपकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा? नहीं, क्यों? कुछ भी नहीं। क्यों? महत्वाकांक्षा किसी भी प्रकार की नहीं है। अपना प्रयास, अपने कर्म करने का सिर्फ मेरा रहता है। उसके बाद क्या रिजल्ट है क्या नहीं, फेल हूँ पास हूँ, ग्रेस मार्क्स मिलने हैं, उसकी मेरे को कोई लेश मात्र चिंता नहीं रहती। मैं सिर्फ कर्म अपना करना है, कोई आकांक्षा नहीं है। जो होगा सही होगा ये मान के मैं अपना कर्म करता चलूं। सर, आप काफी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जाट कम्युनिटी की संस्थाओं से भी जुड़े हैं, RSS से भी जुड़े हुए हैं। आपने इन संस्थाओं को छोड़ के क्या समाज के लिए और कुछ किया व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप में कभी कोई आता है और वो मेरे को लगता है कि हाँ कुछ दान स्वरूप अगर मेरे को देना है उसको, तो उसकी पात्रता अनुसार उस इसमें भी आप दान ग्रहता को भी पात्र होना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि कोई शराबी आ गया मेरे को पैसे चाहिए, या उसकी पात्रता अनुसार मेरे से जितनी यथासंभव होती है मैं उसकी सहायता करने का पूरा प्रयास करता हूं। जी, चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने अपने कीमती समय में से इतना टाइम हमें दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को संदेश, खैर मैं इतना बड़ा अपने को तो नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरे को लगता है कि आज ऐसा समय आ गया है और लगभग सभी को, खासकर मेरी और आपकी उम्र वालों को लगभग ये क्लियर हो चुका है कि आज की जो औलाद है वो पहले या हमारे से अब अलग तरह की है, और उसका जुड़ाव माँ बाप के प्रति इतना नहीं है। माँ बाप कहीं रहते हैं, औलाद कहीं रहती है, उनको माँ बाप से उतना सरोकार नहीं रहा जितना पहले के टाइम में होता था। तो अपना धन अर्जन की जो भावना है उसको थोड़ा कम करके समाज में सही रूप से काम करें। ये रिश्वत लेना, धोखा देना, बेईमानी करना, उसको कम करके अपना ईमानदारी से काम करें। बस थोड़ा सा अगर कोई इस बात को समझ के अमल में लाता है तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभारी। जी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे हमारे दिनेश कटारिया जी। आपने दिनेश कटारिया जी के विचारों को सुना, और आज हमें भी काफी दिनों बाद समाज के ऊपर, मूल्यों के ऊपर बात करने का मौका मिला। इसके लिए हम भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया। और अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे, खासकर मैं युवा पीढ़ी से कहना चाहूंगा, अगर युवा पीढ़ी को इनके विचार अच्छे लगे तो जरूर मूल्यों को अपनाएं, संस्कारों की, और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी जरूर वैल्यू को समझें और उनका मान सम्मान करें। और इसके साथ ही हम दिनेश कटारिया जी का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमें टाइम दिया, और आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस वीडियो को देखा, दिनेश कटारिया जी के विचारों को सुना। और अगर आपको पसंद आए तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ एक बार फिर से दिनेश कटारिया जी का भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।